नजर देखकर प्रयाण को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सहर्ष उससे बहुत नफरत करता हो। पर अजीब बात यह थी कि प्रयाण तो सहर्ष को जानता तक नहीं था। फिर बिना जाने कोई कैसे किसी से इस कदर नफरत कर सकता है। प्रयाण ने उसकी नफरत भरी नजर देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? प्रयाण के इस सवाल पर सहर्ष ने भले कुछ भी नहीं कहा हो, पर उसके मन की आवाज जोरों से कह रही थी, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। सहर्ष ये सब मन में कह रहा था, इसलिए प्रयाण को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी ऐसी नजर से देखने का मतलब उसे नफरत ही महसूस हुई। जब प्रयाण ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसे एहसास हो गया था कि सहर्ष की शक्ति 7 गुना है और इस समय वो अपने चरम पर है। तो वो कुछ घबरा गया और सहर्ष से कुछ दूर हट गया। सहर्ष की शक्ति से सिर्फ प्रयाण ही हैरान नहीं हुआ था, बल्कि सुपर्णा भी उसकी शक्ति को देखकर हैरान थी। उसे याद था कि सहर्ष की शक्ति कुछ दिन पहले ही तो 6 गुना तक थी और एकदम से ये 7 गुना कैसे पहुंच गई थी। ये सब सोचकर एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हे ईश्वर। सुपर्णा के हिसाब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, पर अगर ऐसा होता तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती। सुपर्णा को बस वो दवाएं उसके पिता ने लाकर दी थी और इसलिए दी थी ताकि उन दवाओं से शक्ति बढ़ाकर वो प्रयाण से मुकाबला कर सके। पर अपने पिता की दी हुई 7 गोलियों में से उसने सिर्फ एक ही खाई थी। उसे प्रयाण से जीतना जरूर था, पर किसी दवा की मदद से नहीं, बल्कि खुद की शक्ति से। इस वक्त सुपर्णा को समझ आ गया था कि उसने अपने बचपने में प्रयाण को मारने के बारे में सोचा था और उसके और प्रयाण के बीच तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई तो हुई भी नहीं है जिससे वो उसको जान से ही मार दे। एक छोटी सी लड़ाई ही तो थी, कोई पूरी जिंदगी उस पर नहीं निकाल सकता। इस तरह नफरत के बारे में सोचकर सुपर्णा को अच्छा नहीं लग रहा था। सुपर्णा को सिर्फ प्रयाण को हराना था, उसको मारने के बारे में उसने सोचा नहीं था। एक 10 साल का इंसान किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि सुपर्णा ने भले उन सारी गोलियों को नहीं खाया था, पर सहर्ष की शक्ति और शरीर देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने सारी की सारी गोलियां एक बार में ही खा ली है। इसलिए रह रहकर उसकी शक्ति बढ़ रही है। सुपर्णा सहर्ष की शक्ति को देखकर प्रयाण की तरफ देखने लगी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि प्रयाण अब किस तरह से खुद को बचाएगा। सुपर्णा को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से न जाने कितने बच्चे इस समय प्रयाण से नफरत कर रहे थे और कुछ बच्चे तो उसे मारने के लिए आज की अग्नि परीक्षा तक आ गए थे। सुपर्णा को अपने किए गए हर काम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब ये सब कुछ चल रहा था, तब तक टिकेंद्र और वैभव की लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी और आखिर में वैभव ही लड़ाई में जीत चुका था। सुपर्णा और सहर्ष की तरह वैभव ने भी उन दवाओं को खा लिया था, इसलिए सहर्ष की शक्ति देखकर उसने सारा अंदाजा खुद ही लगा लिया। जिस समय सुपर्णा सहर्ष को देख रही थी, उसी समय सहर्ष ने भी उसे एकदम से देख लिया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अजीब नजरों से देखा। सुपर्णा को सहर्ष की नजरें बिल्कुल सही नहीं लगी। उसकी नजरों से ही उसके कुछ अजीब करने का पता चल रहा था। जब सहर्ष और सुपर्णा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी मेघराज ने भी सहर्ष की खूनी आंखों को देख लिया। मेघराज को पता चल चुका था कि जरूर यही वो लड़का है जो प्रयाण को आज की लड़ाई के दौरान ही मारने का पूरा इंतजाम करके आया है। ये देखकर मेघराज ने अपनी सब शक्तियों को इकट्ठा किया और फिर प्रयाण को किसी तरह से बचाने के बारे में सोचने लगा। प्रयाण को बचाना उसकी नौकरी का एक बड़ा काम था। अगर आज प्रयाण को कुछ भी हो जाएगा तो नंदन मेघराज को जरूर उसकी नौकरी से निकाल फेंकेगा। इस सबके दौरान सहर्ष और प्रयाण के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था और बाकी के तीनों बच्चे सुपर्णा, टिकेंद्र और वैभव इस लड़ाई को देख रहे थे। उन तीनों की आंखें इस लड़ाई को बहुत हैरानी से देख रही थी। सहर्ष की शक्ति हर एक पल में बढ़ती ही जा रही थी। एकदम से उसकी शक्ति 8 गुना हो गई और ये सब लोग देख पा रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि सहर्ष देवकली में पड़ता है, इसलिए उसकी शक्ति इस तरह से जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। पर इसका असली सच शायद ही कोई और जानता होगा। किसी ने भी आज तक इतनी जल्दी जल्दी अपनी शक्ति को इस तरह से जगाते हुए नहीं देखा था। मैदान में बैठे हर आदमी के लिए इस समय सहर्ष किसी महान बच्चे से कम नहीं था। मैदान में बैठे सभी लोग भले ही सहर्ष की तारीफ के पुल बांध रहे थे, पर कुछ लोग थे जिन्हें उसका सच कुछ कुछ समझ आ रहा था और उनमें से ही एक था भूपेश, जो भाविनी के गांव से आया था। वो सहर्ष को देखते ही समझ गया था
कि इस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है। भूपेश के साथ नंदन की नजरें भी सहर्ष के ऊपर ही थी और उसे भी कुछ सही नहीं लग रहा था। जब तक भूपेश और नंदन उसकी तरफ देख रहे थे, तब तक सहर्ष की शक्ति 9 गुना तक बढ़ चुकी थी। देखने वालों ने आज तक ऐसा शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखा था। अपनी 9 गुना शक्ति के साथ सहर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से प्रयाण पर अपना वार करे। उसका हर वार ऐसा होता जैसे कि वो एक ही वार में प्रयाण को जान से मार देना चाह रहा हो। प्रयाण की शक्ति धीरे धीरे सहर्ष से बहुत कम होती जा रही थी और प्रयाण को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से सहर्ष से लड़ाई शुरू करे, क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपनी शक्ति को सहर्ष के सामने खड़ा नहीं रख सकता था। उसकी शक्ति सहर्ष की शक्ति के आगे लगभग न के बराबर थी। उसके लिए ये मुकाबला अब धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था। अगर प्रयाण ने थोड़ी देर तक और अपनी जान बचाने की योजना नहीं बनाई तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। पर अच्छी बात यह थी कि सहर्ष के पास शक्ति भले ही आ गई थी, पर उसका दिमाग कम ही था। इतनी शक्ति होने के बाद भी वो बस किसी भी तरह से वार करके प्रयाण को मारना चाह रहा था। पर धीरे धीरे उसकी प्रयाण को मारने की इच्छा भी जैसे खत्म हो रही थी। शक्ति ज्यादा होने की वजह से जैसे उसका दिमाग कुछ अजीब होता जा रहा था। उसे बार बार अपने दिमाग को सही जगह पर लाना पड़ रहा था। उसे अपने दिमाग को प्रयाण को मारने वाली बात याद दिलानी पड़ रही थी। उसके दिमाग के इस तरह से काम करने की वजह यह थी कि उसने प्रयाण और सुपर्णा की लड़ाई खत्म होते ही 3 शक्ति बढ़ाने वाली गोली एक साथ ही खा ली थी। तीनों गोलियां एक साथ खाने की वजह से उसका दिमाग उसके बस से बाहर हो रहा था। सहर्ष पागलों की तरह प्रयाण पर वार कर रहा था। यकीनन शक्ति बढ़ाने वाली दवा बहुत कारगर थी, पर उससे उसका दिमाग सही जगह पर नहीं चल पा रहा था। प्रयाण जब उसके हर वार से दूर हो रहा था, तब उसने और गुस्से में 3 और गोलियों को खा लिया और अब उसकी शक्ति पलक झपकते ही बढ़ रही थी। उसका मन हो रहा था कि वो अपनी उंगलियों से ही प्रयाण को खत्म कर दे। उन गोलियों से जैसे उसे कोई नशा सा हो रहा था। रह रहकर उसे पटवर्धन की प्रयाण को मारने वाली बात याद आ रही थी और इसलिए वो किसी भी हालत में अपने खानदान की इज्जत बनाने और उसे और बढ़ाने के लिए प्रयाण को मारने के बारे में सोच रहा था। प्रयाण बहुत कम शक्ति होने के बाद भी सहर्ष से बचने में कामयाब हो रहा था। सहर्ष के दिमाग में उसके परिवार को मिलने वाला नाम और पटवर्धन उसे न जाने कितने पैसे और कितने अच्छे पद देने वाला था, सिर्फ यही चल रहा था और वो किसी भी कीमत पर सहर्ष को चाहिए था। सहर्ष जो भी इस वक्त सोच रहा था वो उसे नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि इस सोच की वजह से वो प्रयाण पर वार करना ही भूल चुका था। दवा की शक्ति की वजह से सहर्ष अपने आपे से पूरी तरह से बाहर था। वो पागलों की तरह बस प्रयाण के पीछे पीछे दौड़ रहा था और प्रयाण अपनी जान बचाकर उससे बचने की कोशिश कर रहा था। अग्नि परीक्षा की ये आखिरी लड़ाई कुछ अजीब ही होती जा रही थी। जहां सब लोग मैदान में इस लड़ाई को बहुत मजे से देख रहे थे, वहीं पटवर्धन कुछ परेशान था। जब सब लोग इस लड़ाई का मजा ले रहे थे, तभी सहर्ष की शक्ति 9 गुना हो गई और ये देखकर भूपेश और नंदन की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या इस लड़के ने खा लिया था जो इसकी शक्ति इस तरह से बढ़ती ही जा रही थी, और वो भी 9 गुना तक। जैसे ही नंदन को एहसास हुआ कि सहर्ष ने किसी तरह की कोई दवा खाई है, उसने अपनी कुर्सी में बैठे हुए ही मेघराज को देखकर चिल्लाया, प्रयाण को उस पागल से दूर करो, उसने शक्ति बढ़ाने की दवा खाई हुई है। नंदन की बात सुनकर मेघराज को भी बहुत गड़बड़ लगी। उसने सहर्ष की तरफ देखा। उसे शुरू से ही सहर्ष सामान्य नहीं लग रहा था और इस वक्त तो वो और भी पागल लग रहा था। मेघराज प्रयाण और सहर्ष को एक दूसरे से अलग करने ही जा रहा था कि तभी उसका शरीर जैसे जहां था वहीं पर जम गया और वो चाहकर भी उसे हिला नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ सहर्ष कर रहा था। पर वहीं ईसुरी ने चंदन के कान में धीरे से कहा, चंदन, इन सब लोगों से कह दो कि प्रयाण के किसी भी मुकाबले के बीच में बिल्कुल ना आए। ईसुरी का आदेश पाते ही चंदन ने एक जादू से नंदन और भूपेश के पास खबर भेजते हुए कहा, ईसुरी जी ने कहा है कि प्रयाण के मुकाबले में आप कोई भी दखल ना दें। चंदन की बात पर भूपेश ने तुरंत कहा, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या आपको दिख नहीं रहा कि प्रयाण इस समय बहुत बड़े खतरे में है? भूपेश की बात सुनकर चंदन ने फिर से उनसे कहा, आप लोगों से जो कहा जाए बस वही कीजिए
और जब खुद प्रयाण के पिता ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। उनकी बात को मानिए। चंदन की बात सुनकर भूपेश और नंदन ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें नहीं समझ आया कि वो आगे क्या कहे। आखिर ईश्वरी क्या करने वाला था आगे? क्या वो प्रयाण को बचाएगा या फिर कुछ और करने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए अफलातून डैडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।